नमस्ते सर, जैसे कि लास्ट हमारा डिस्कशन हुआ था और उस पॉडकास्ट में बहुत सारे लोगों की कमेंट्स बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत सारे लोग सोल्यूशन भी मांग रहे हैं। हालांकि हमारा काम है प्रेरणा देना और उन्हीं से हम इन्हीं के माध्यम से हम लोगों को प्रेरणा भी देते हैं। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं जो वो आपसे पूछना चाहते हैं। तो सबसे पहला सर सवाल मेरा ये है लोगों के माध्यम का कि लोग बिज़नेस करना तो चाहते हैं, वो पैशन भी बहुत है बिज़नेस को लेके कि मैं अपना बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन पैसों की कमी के कारण कहीं ना कहीं पे वो चीज़ें अटक जाती हैं सर। तो उस पर आपकी क्या राय होगी? देखो, आज के टाइम पे ना लोगों की ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि सर पैसे ना हो तो कैसे बिजनेस शुरू करें, करना तो है। राइट। ये पहले समस्या थी हाँ क्योंकि पहले के समय क्या था, इतना ऑप्शन नहीं था जी। लेकिन आज के टाइम पे ऑप्शन अवेलेबल है। आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके पास एक भी रुपए नहीं है ना, राइट। तो भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आज बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको बनाना आता है, जो प्रोडक्ट बना बहुत अच्छा रहे लेकिन बेच नहीं पा रहे। राइट। तो आप एज ए ट्रेडर शुरू करो। राइट। आपको उनको कोई पैसा नहीं देना है, लेकिन वो आपका माल बेचने के लिए, आपको देने के लिए तैयार है। अगर आप सेल करना जानते हो तो बहुत सारे मार्केट में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो आपके साथ धंधा करने के लिए तैयार है और उसके लिए आपको किसी रुपए की जरूरत नहीं है। एज एग्जांपल मानो कि आप चाहते हो कि आप किसी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू करो, लेकिन आपके पास प्लांट लगाने के लिए, मशीन लगाने के, रॉ मटेरियल के लिए आपके पास पैसा नहीं है। तो आप क्या करो, तो सबसे पहले ऐसे बंदे को ढूंढे कि मैन्युफैक्चरिंग कोई कर रहा है, जो आप जिसका बिजनेस शुरू करना चाहते हो। उसको आपने ढूंढ लिया, आप उसको मिलो, उसको बोलो कि सर मैं आपकी प्रोडक्ट सेल करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपकी प्रोडक्ट मैं आपको सेल करके दूँ, मुझे आप कितना कमीशन दोगे? राइट। तो बना वो रहा है, आप बेचो जी। एक बार आपका बिजनेस शुरू हो गया, आपके पास कैपिटल आए, धीरे धीरे आप अपने नाम का ब्रांड बना के बेचो। बनवाओ उसी से, लेकिन बेचने के लिए आप अपना नाम का ब्रांड बना लो। तो आप आउटसोर्सिंग करके आप बेच रहे हो। फिर जब आपके पास पैसा आता है, जब आपके पास एक अच्छी कैपिटल होती है, तब अपनी फैक्ट्री लगाओ, तब आप अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करो, तब आपकी मशीनरी लेकर आओ। तो बिजनेस शुरू करने के लिए आज पैसों के नहीं, आज आपको बिजनेस शुरू करने के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, जिसको हम कहते हैं विजन की। अगर आपके पास विजन है कि हाँ मुझे इस चीज़ का बिजनेस शुरू करना है, तो पैसे आपके लिए कभी रोड़ा नहीं बनेंगे। आज आप देखो तो दुनिया के जितनी भी बड़ी कंपनियां आज बनी हुई है, किसी के पास बहुत बड़ा कैपिटल नहीं था। एग्जैक्टली। किसी के पास कैपिटल नहीं है, सब लोगों ने जुगाड़ किया है, जीरो से ही स्टार्ट किया। एग्जैक्टली। और समझो आज एक चीज को डिक्शनरी में ना, वैसे जनरली डिक्शनरी में होता नहीं है, लेकिन आज जुगाड़ डिक्शनरी के अंदर ऐड हो गया। राइट। भारत की देन है जुगाड़, ये जुगाड़ वर्ड जो है। तो बिजनेसमैन जितने लोगों ने भी आज बिजनेस शुरू किया, सबने जुगाड़ से शुरू किया। एग्जैक्टली। उनके पास ना पहले कैपिटल था, ना कोई एक्सपीरियंस था, ना ही नॉलेज था, बस करने का एक जुनून था। अगर आप पैशनेट है तो आप मैन्युफैक्चरर पर जाइए, ऑप्शन दीजिए, और हो सकता है एक दो बंदा आपको रिजेक्ट करे, क्या फर्क पड़ता है। इतने सारे भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग लेकर बैठे हुए। और मैं मैन्युफैक्चर की एक और वीकनेस बताता हूँ जो आपके लिए प्लस पॉइंट है, या जो भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जिन्होंने सवाल पूछा है। आज के टाइम पे मैन्युफैक्चरर ना बनाना जानता है, बेचना नहीं जानता। जिसके कारण से आज उसकी फैक्ट्री पता है चल क्यों नहीं रही है, क्योंकि बिक ही नहीं रहा है। मानो कि एज एग्जांपल हम ये माइक लेकर बैठे हुए, ठीक है, तो माइक को बनाना कैसे, उसकी पूरा नॉलेज मेरे पास में है। लेकिन मार्केट में बेचना कैसे है वो मुझे नहीं पता है। तो मेरी फैक्ट्री तो बंद पड़ी हुई है ना, तो आप उसको ऑप्शन दो, सर मैं आपका बेचता हूँ। तो आप ट्रेडिंग से शुरुआत करो जी। और बिजनेस की ट्रेडिंग करने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है। आज कितनी सारी कंपनी के साथ में हमने कंसल्ट किया है, जिनके बिजनेस को जो चैनल पार्टनर बनाने होते हैं ना, तो वो ऑफर बना के देते हैं कि भाई मानो कि आपको ना मेरी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है तो ये टर्म कंडीशन होगा। कई जगह पे ऐसे टर्म कंडीशन है कि सर मैं आपको माल देता हूँ, आप बेचो, जो बेचोगे उसका पैसा देना, जो नहीं बिकेगा वो मेरे को माल रिटर्न कर देना। तो आपका नुकसान तो है ही नहीं, आपका इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, कंपनी आपको बेचने के लिए दे रही है, और जो नहीं बिक पा रहा है वो रिटर्न भी ले रही है। तो आप ट्रेडिंग से शुरुआत करो। अगर आप ट्रेडिंग से शुरुआत करते हो तो आपको 1 रुपए लगाए बिना अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। राइट। तो जो भी ये पूछ रहे हैं कि भाई मुझे पैशन है, मैं पैशनेट हूँ बिजनेस शुरू करने का, लेकिन मेरे पास कैपिटल नहीं है, तो आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। आप शुरू करो, पैशन आपके अंदर है, आप उस पैशन के हिसाब से ऐसे लोगों को ढूंढो कि जो आपको ये मौका दे सकते हैं।
आप बिजनेस शुरू कर सकते सर शुरुआत में ऐसे लोग भी ये सवाल पूछते हैं कि यार बिजनेस के लिए पैशनेट तो हम हैं, लेकिन कौन से सही बिजनेस की शुरुआत हम कैसे हो। करें? हाँ, ये बहुत बढ़िया ज़रूरी चीज़ है। जैसे दिवाली के बाद ना मैं एक कोर्स करने वाला था, मैं एक कोर्स लेकर आने वाला था, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस। Yes. Great. तो उस बिजनेस को जब कंटेंट में बना रहा था तो मैंने देखा यार आज किसी भी इंसान को बिजनेस शुरू करना है तो कौन से सेक्टर में जाने चाहिए। तो उसमें 4-5 नियम होते हैं कि आपका जो बिजनेस है ना वो ये खास ध्यान रखना जरूरी है कि अभी चल रहा हो, फ्यूचर में भी चलने की एक्सपेक्टेशन या उम्मीद हो। राइट। पहली चीज कि जब भी आप किसी भी बिजनेस को शुरू करो तो आप हमेशा ध्यान रखना, मैं जिस प्रोडक्ट का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ वो आज चल रहा है, अच्छा है, लेकिन फ्यूचर में भी उसकी डिमांड होनी चाहिए। राइट। तो कई बार क्या होता है कि लोगों को बिजनेस शुरू करना लेकिन समझ में नहीं आता है, तो आप वो चीज ढूंढो कि कौन सी ऐसी चीज है जो फ्यूचर में भी चलेगी और आज भी चल रही है। एज एग्जाम्पल मानो कि घर में खाने पीने की चीज आज चल रही है, फ्यूचर में भी चलने की। ठीक है। जो रूटीन के काम है, जैसे कि हम सब भारत में रहते हैं तो हमें 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, रोटी कपड़ा मकान। जी। इन 3 चीजों से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट जो फ्यूचर में भी चलने वाली है, आप उसका बिजनेस शुरू करो। और आज मैं आपको बताऊं कि एक बिजनेस बहुत ट्रेंडिंग में है जो अभी भी चलेगा, फ्यूचर में चलेगा, एंड दैट इज ऑनलाइन। ऑनलाइन दैट मीन कि ऑनलाइन बेचना नहीं, ऑनलाइन दैट मीन कि इंटरनेट के ऊपर आपका बिजनेस होना चाहिए। वो किस रूप में होना चाहिए? या तो आप इंटरनेट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, या तो आपका खुद का कोई वेबसाइट वगैरह है जहां से आप बेच रहे हैं, या तो आपका कोई एप्लीकेशन है जहां से आप बेच रहे हैं। तो इन चीजों को लेके अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं जिसकी आज भी डिमांड है और फ्यूचर में भी डिमांड होगी, तो आपका बिजनेस जो है ना वो बहुत अच्छा सक्सेसफुली ग्रो करेगा। तो बिजनेस ये ध्यान रखना है कि जो फ्यूचर में भी जिसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसका स्टार्ट करना है मुझे। तो बिजनेस शुरू करते समय ये चीज ध्यान रखें। राइट। और सर तीसरा सवाल ये है कि यार बिजनेस तो चलो स्टार्ट कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है कि यार स्टाफ को कैसे टिकाए रखें, परमानेंट स्टाफ कैसे बनाए रखें। हालांकि लोगों का कहना है कि सर हम उनके सैलरी भी टाइम पे देते हैं, सारी उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो भी फुलफिल करते हैं, लेकिन टिक नहीं पाते। राइट। तो उन्हें कैसे टिकाएं? ये बहुत लोगों का ये प्रश्न है कि सर हमारे वहाँ पे स्टाफ टिकने चाहिए। मेरा सवाल ये क्यों? राइट जी। क्योंकि देखो हर इंसान का एक समय होता है जी, और वो समय पूरा होने के बाद ना आज उसको जाना ही पड़ता है, और हम जबरदस्ती उसको करके रखेंगे तो नुकसान करेगा। तो इसीलिए समय पूरा होने के बाद उनको जाने देना पड़ता है। आप स्टाफ को टिकाए रखने की जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि स्टाफ को कैसे टिकाए, इसकी जगह ये प्रश्न पूछो कि मैं मेरा यहाँ सिस्टम कैसा बेहतर बनाऊं ताकि मेरे यहाँ से स्टाफ जाए भी तो भी मुझे फर्क ना पड़े। आज आप समझो दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आपको क्या लगता है वहां पे लोग रिजाइन नहीं करते होंगे? राइट, करते हैं, लेकिन उनके वहां का सिस्टम ऐसा है कि 2 4 10 बंदे के रिजाइन करने से उनके बिजनेस में कभी फर्क नहीं पड़ा। उसकी वजह सिस्टम है। राइट, समझो इस चीज को, और ये सिस्टम के बेस पर ही चलता। आज हमारा देश भी मानो कि प्रधानमंत्री आज मोदी है। राइट, हम ये सोचे मोदी जी को 500 साल हम बना कर रखे, इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। सही बात है ना? तो उनका भी एक समय है, लेकिन सिस्टम ऐसा बना है कि जो उस पोस्ट पे बैठेगा उसको वही काम करना है जी। राइट। तो सिस्टम बनाओ। जैसे कि आप अपने वहां पर कोई भी नया पर्सन ऐड होता है, कोई भी नया पर्सन आपके यहाँ पे ज्वाइन होता है, तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? सर मुझे मेरे टैलेंट के हिसाब से सैलरी मिले, प्लस मार्केट में जितना इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से मुझे ग्रोथ मिले, और आपके वहाँ पर रहकर मैं मेरा करियर बना सकूँ, मैं मेरे फैमिली को, मैं मेरी लाइफ को और बेहतर बना सकूँ। ये एक स्टाफ की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। वो रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करो, और उनके लिए एक सबसे बढ़िया चीज़ आप अपनी टीम को टिकाए रखने के लिए, लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए आप कर सकते हैं, वो है टीम का ग्रोथ प्लान बनाना। आज देखो बहुत सारे जो छोटे छोटे बिजनेस के साथ हम काम करते हैं ना, उनके वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं होता है जी। कंपनी का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है कि है। कंपनी का एमडी कौन है, कंपनी का सीईओ कौन है, कंपनी का मैनेजर कौन है, कंपनी में कितने डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में कौन कौन, ये नहीं बना होता है। जिसके कारण आपके वहाँ कोई नया बंदा आता है ना, तो वो बोलता है यार मैं ग्रो कैसे होऊंगा इनके वहाँ पे। बिल्कुल ऑप्शन ही नहीं दिखता। राइट। तो पहले स्ट्रक्चर आप डेवलप करो, और स्ट्रक्चर को थोड़ा लंबा करो। ओके। आप समझो कि आज जितनी भी कॉर्पोरेट कंपनीज है ना, उनके वहाँ पर नए नए फैसिनेटिंग नाम बहुत आए हैं, और जिसको है ना, जिसको अट्रैक्ट करता है स्टाफ को कि भाई मुझे यहाँ बने रहना है। एज एग्जाम्पल मानो कि अपने वहाँ पर सूरत के अंदर एक डायमंड के बहुत बढ़िया व्यापारी है, ठीक है, उन्होंने अपने वहाँ के जो डायमंड घिसने वाले बंदे हैं उनको डायमंड इंजीनियर का नाम दिया है।
राइट, डायमंड इंजीनियर, है ना, डायमंड आर्टिस्ट का नाम दिया है। हम्म, तो ये नाम जो है ना वो लोगों को बड़ा फैसिनेटिंग लगते हैं और लोग अट्रैक्ट होते हैं। Exactly. तो आपके वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाओ और स्ट्रक्चर लंबा बनाओ जी, कि आपके वहाँ पे मानो कि कंपनी है तो कंपनी के नीचे डायरेक्टर्स होने चाहिए, उनके नीचे सीईओज होने चाहिए, सीईओज के नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सीएफओ होता है, सीएमओ होता है, सीएलओ होता है, ये सारे उनके डिपार्टमेंट के नीचे आप उनके नीचे ले लो, उस डिपार्टमेंट के लीड करने वाले हेड हैं, फिर उनका एक डेप्यूटी बंदा होना चाहिए जो उनके नीचे असिस्ट करें उनको, उनके नीचे आप ले लो मार्केटिंग ले लो, उनके नीचे आप मैनेजर ले लो, उनके नीचे आप एग्जीक्यूटिव ले लो, ऐसे पूरा लंबा स्ट्रक्चर बनाओ। तो अगर आपके वहाँ पे कोई बंदा एक जुड़ रहा है जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे है और उसकी सैलरी मानो 15,000 या 20,000 है, तो उसको दिखे कि मैं आज 15 या 20,000 पे हूँ, अगर मैं मैनेजर बन जाऊँगा ना तो मेरी सैलरी 25-30,000 हो जाएगी। ओके, अगर मैं सीनियर मैनेजर बन जाऊँगा तो मेरी सैलरी 40-50,000 हो जाएगी। अगर मैं डिपार्टमेंट का हेड बन जाऊँगा तो महीने का आराम से 50,000 से लाख रुपए मैं कमा सकता हूँ। और मैं कंपनी का सीईओ बन जाऊँगा तो मेरी भी सैलरी 2 लाख 3 लाख रुपए हो सकती है। तो जब स्ट्रक्चर बना होता है तो लोग आपके वहाँ टिकते हैं। राइट, अधिकतर केसेस में आप देखोगे तो लोग जो छोड़कर जाते हैं ना, उनके छोड़कर जाने की जो सबसे बड़ी वजह होती है ना, वो यही होती है कि उनको आपकी कंपनी के अंदर फ्यूचर उनका दिखना बंद हो जाता है। जैसे कि एज एग्जांपल मानो आप खुद किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो और आपको लग रहा है अब इस कंपनी के अंदर मैं ग्रो कैसे करूंगा जी, मेरे पास स्टाफ, मेरे पास आगे का जाने का रास्ता क्या है, मेरी सैलरी कैसे बढ़ेगी जी, और आपको जब ये नहीं दिखता है ना तो आप कंफ्यूज होते हो और फिर आप प्लान करते हो कि चलो किसी और जगह जाते हैं। एग्जैक्टली, तो अगर स्टाफ को लंबे समय तक टिकाए रखना है तो कंपनी का स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है और वो स्ट्रक्चर लंबा होना चाहिए। एग्जैक्टली, प्लस नाम, आपके जो डिपार्टमेंट के नाम है वो भी थोड़ा फैसिनेटिंग होना चाहिए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव होने चाहिए। प्लस उस डिपार्टमेंट से जुड़े सैलरीज वगैरह भी अच्छे होने चाहिए और साथ साथ में उस डिपार्टमेंट पे क्या काम करना होता है उसके JD एंड KRs होने चाहिए। तो अगर ये चीज़ें करते हैं तो हमारे वहाँ पर हम स्टाफ को लंबे समय तक हम टिका सकते हैं। और पैरेलल एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो स्टाफ को टिकाए रखने के लिए, और वो है कल्चर। देखो, आपने कंपनी का स्ट्रक्चर बना लिया, आपने सारे रूल्स पॉलिसीज सारे सिस्टम बना लिए जी, कल्चर आपके वहाँ पे अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। राइट, कल्चर जो है ना आपकी टीम को ये फील करवाता है कि मैं इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर हूँ ना तो ये मेरी कंपनी फैमिली है। कई जगह पे आप देखोगे तो लोगों को ना जो बॉसेस होते हैं, जो बिजनेस के ऑनर होते हैं जी, वो जो स्टाफ होते हैं ना उनको नौकर की तरह रखते हैं या सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं। ट्रू, हाँ, और खास करके ये MSME में होता है जी, कि भाई तेरे को 16 घंटे काम करने हैं, तेरी सैलरी इतनी ही रहेगी, राइट, तू एक दिन छुट्टी मारेगा तो तेरे को 3 दिन की सैलरी देनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, ऐसी सारी चीज़ें बना के रखते हैं। प्लस उनके साथ में ढंग से बातचीत नहीं करते हैं, ठीक है, उनको हमेशा फील करवाते हैं तू मेरे वहाँ नौकर है। अब ये सारी चीज़ें जो ना आज के समय में टॉलरेट लोग नहीं करेंगे। जी, जी, आज इन चीज़ों को ना लोग एक्सेप्ट नहीं करते। एक समय ऐसा था कि जहाँ पे आपको पता होगा तो स्लेवरी चलता था, जी, हाँ, गुलामी चलता था। तो गुलामी के टाइम पे लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, राइट, तो लोग उस टाइम पे आवाज़ उठाएंगे भी ना तो आना तो आपके पास ही है, एग्जैक्टली, ठीक है। और ये आप देखोगे तो पुराने पिक्चरों के अंदर भी ये लाला वाला सिस्टम चलता है जी, है ना। तो उस टाइम पर चलता था, आज नहीं चलता, क्योंकि आज इतने सारे ऑप्शन हैं एक बंदे के पास में। अगर वो जॉब ढूंढने के लिए एक जगह पर अपना रेज्यूमे डालता है तो 10 कंपनी के फोन्स आते हैं कि मेरे वहाँ पर इंटरव्यू के लिए आओ, जी, ठीक है। तो वो बंदा आपकी ये सारी चीज़ें आज नहीं सुनेगा, तो आपको अच्छा कल्चर बनाना पड़ेगा। ओके, मैं एक जगह पर अभी सेशन कर रहा था तो मैंने वहाँ बताया कल्चर कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के अंदर। आपके वहाँ पे कल्चर होना चाहिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने का कल्चर होना चाहिए, लर्निंग का कल्चर आपके वहाँ पे होना चाहिए, आपको ना एक दूसरे के सपोर्ट करने का कल्चर होना चाहिए। True. आपको ना आपकी एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा हेल्दी बनाए रखने के लिए थोड़ा सा कंपटीशन का भी कल्चर होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन का, ठीक है। ये सारे कल्चर बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे वहाँ पे आप देखो तो हमारे वहाँ पे कल्चर है मॉर्निंग का प्रेयर का। हमारे वहाँ पे कोई भी पर्सन अगर आता है, नया पर्सन ज्वाइंट होता है तो सबसे पहले इसी चीज़ से इम्प्रेस होता है कि सर हमने जितनी कंपनी में अभी तक काम किया ना, कहीं पर भी काम की शुरुआत प्रेयर से नहीं होती है, गुरुकुल में होती है। तो वहाँ ना एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। हमारे वहाँ पे ड्रेस कोड का कल्चर है,
कि किसी बंदे ने कभी टाई पहनी ही नहीं थी स्कूल के बाद या कॉलेज के बाद। हमारे वहाँ पे वो कल्चर है, तो लोगों को ये जो कल्चर है ना ये अट्रैक्ट करता है। आज समझो हम सब है ना गूगल का कल्चर जानते हैं कि भाई गूगल के अंदर ना वहाँ पर कल्चर थोड़ा ऐसा है कि भाई आपको है ना जिस तरीके से काम करना है उस तरीके से आप काम करो, आपके काम का प्रेशर नहीं, आपको प्रोजेक्ट दे दिया गया और प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करो, आप शॉर्ट्स में आओ या फिर आप किसी भी तरीके से काम करो, दैट डजंट मैटर। राइट। तो ये उनका कल्चर है क्योंकि उनका क्रिएटिव वर्क है। एग्जैक्टली। तो क्रिएटिव वर्क के अंदर वो चीजें चलती है, तो उन्होंने अपना एक कल्चर बनाया हुआ है। अभी समझो जापान की कुछ कंपनीज है ना, वो अपने जो स्टाफ मेंबर होते हैं ना खाना खाने के बाद में 1 घंटा सोने के लिए बेड भी देते हैं। जी, समझो चीज को। राइट। तो ये उनका एक कल्चर है और ये कल्चर बड़ा अट्रैक्टिव। आज हमारे इंडिया के लोग जो है वो बाहर बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करने के लिए क्यों जाते हैं, क्यों इंडिया में नहीं काम करते? क्योंकि इंडिया में ना उनको एक सर्वेंट की तरह, नौकर की तरह ट्रीट किया जाता है। राइट। और जो फॉरेन की कंपनी है उनको नौकर की तरह ना, उनको एक पार्टनर की तरह ट्रीट करते हैं। तो लोगों को ऐसे कल्चर में रहने में मजा आता है। तो टीम को टिकाए रखने के लिए ना ऐसा कल्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। अभी आप समझो हम कितनी सारी कंपनी के अंदर कंसल्ट करते हैं तो उनके यहाँ पे बाथरूम का बाथरूम बना के नहीं रखते यार। कितनी जगह पर तो हमने बनवाया है। राइट। वो बाथरूम तक नहीं बनाते हैं और हमने पूछा सर क्यों नहीं बनवाया, तो सर कभी जरूरत ही नहीं पड़ती, हम भी बाहर चले जाते हैं, स्टाफ भी बाहर चला जाता है, तो कभी जरूरत ही नहीं पड़े। अब ये बेसिक चीज़ों के लिए अगर समझो आप नहीं अपनी टीम का ध्यान रखोगे तो आपकी टीम आपके यहाँ कैसे लंबा टिकेगी। जी। और एक चीज़ जो बड़ी गौर करने वाली है, ये जो बिजनेसमैन जो है ना जो बोलते हैं सर टीम को मुझे टिका के रखना है, इनके घर देखोगे ना बहुत बड़े बड़े बंगले होंगे, हर फैसिलिटीज होगी, एवरीथिंग सब कुछ अवेलेबल है। बस इनको फैक्ट्री में या इनको ऑफिस पर या इनको कंपनी के अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप करने पता नहीं क्या परेशानी होती है। यार समझो जिस कमाई के पैसे से आपका बंगला बना है ना, आप उसी का ध्यान नहीं रख रहे हो। बिल्कुल। ये वो कहावत सुनी होगी, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करना। वो वही है। तुम्हारी कंपनी में तुम्हारी टीम का ध्यान नहीं रखोगे तो तुम्हारी टीम के लोग चले जाएंगे, फिर से तुम्हें वही चीज करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। तो टीम को टिकाए रखने के लिए थोड़ा सा हमें ना अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, टीम को इंसान की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। अभी पता है मैं कहीं पर डिस्कशन कर रहा था तो कोई बंदा बोल रहा था, बोले सर हम एज अ ऑनर पता है क्या फील करते हैं, मेरे वहाँ पे कोई बंदा अगर 10 मिनट भी बैठा हुआ ना फ्री काम का, तो हमें ना ये सोचते हैं कि ये 10 मिनट भी फ्री का बैठना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ करते ही रहना चाहिए। कैमरा लगा के देखते रहते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, ये देखते रहते हैं। राइट। अब एक समझो चीज को कि हर इंसान को थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए होता है, बहुत जरूरी। हर इंसान को थोड़ा सा फ्री टाइम चाहिए होता है। अब आप ये सोचोगे कि वो सब चीज़ें मैं लोगों से छीन लूँ, लोग मेरे गुलाम बन के रहें, तो आज के दिन वो पॉसिबल नहीं है। आपको बॉस वाले कल्चर से निकल के आपको लीडर वाले माहौल में आना पड़ेगा और आपके टीम की ज़रूरत को समझना पड़ेगा। और ये भी बहुत ज़रूरी है सर कि बीइंग अ ऑनर ऑफ द कंपनी, कि आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपके यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका एक मेंटल पीस बना रहे। बिल्कुल, ताकि वो आपसे जुड़े रहें। मैंने भी बोला ना कि आज है ना आप ये बड़ी कंपनियां जो मैंने बताया है कि बड़ी कंपनियां क्या करते हैं, अपनी टीम मेंबर को अपनी कंपनी का एसोसिएट पार्टनर की तरह ट्रीट करते हैं। राइट, ट्रू। तो उससे ना उनको ये एक फीलिंग, एक ऑनरशिप वाली फीलिंग आती है कि भाई मेरी कंपनी है, ठीक है। तो उससे क्या वो लंबे समय तक जुड़े रहते हैं और ये इंडिया के अंदर इस चीज़ की बहुत कमी है और ख़ास करके जो छोटे बिजनेसेस हैं उनके लिए बहुत कमी है। राइट। तो अगर किसी भी कंपनी को अपनी टीम को लंबे समय तक टिका कर रखना है तो आपको ये 2-3 चीज़ें जो मैंने बताई कि आपको अपने वहाँ का एक एटमॉस्फेयर अच्छा रखना पड़ेगा, कल्चर बढ़िया बनाना पड़ेगा और जो लोग हैं ना उनको गुलामों की तरह ट्रीट करना बंद करके उनको पार्टनर की तरह ट्रीट करना शुरू करो। एंड इसके डिस्क्लेमर भी है, कुछ लोग कभी कभी ऐसा होंगे कि कुछ लोग उसके बावजूद भी नहीं रुकेंगे, उनकी टेंशन मत लो। ओके, उनकी चिंता मत करो क्योंकि आपके वहां पर किसी ने एग्रीमेंट नहीं साइन किया है और कभी करेगा भी नहीं कि आपके साथ पूरी जिंदगी रहे। तो लोगों का आना जाना लगा रहेगा, आपके सिस्टम को मजबूत करो तो लोग आए तो भी फर्क ना पड़े, लोग जाए तो भी फर्क ना पड़े। सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 3-4 चीजें हैं, अगर कर लेते हैं तो लोगों को लंबे समय तक अपने वहाँ पे रोक कर रखना ईजी हो जाता है। सर किसी भी इंसान को, मतलब हमारे साथियों का क्वेश्चन था कि किसी भी इंसान को बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, चलो बिजनेस का रुझान तो है ही, लेकिन क्या पढ़ाई लिखाई डिग्री मायने रखती है? कोई भी बिजनेस स्टार्ट, अभी
एक का क्वेश्चन था कि यार मुझे एमबीए करने के क्या फ़ायदा है, एमबीए मुझे करना चाहिए अगर मैं किसी बिजनेस में रुझान है तो मेरा पैशन है उस बिजनेस को करने के लिए, तो क्या मुझे वो डिग्री करनी चाहिए? इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। देखो, रियली अगर मैं तुम्हें बोलूँ तो पढ़ाई का और लाइफ में सक्सेस होने का कोई दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर जो हमें पढ़ाई जा रही है ना, एक्चुअल में वो पढ़ाई की जगह आप ये कहो सिर्फ एग्जाम में पास करने के लिए बताया जा रहा है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आज जिस किताब को हम पढ़ रहे हैं वो किताब कब लिखी गई थी, समझो सालों पहले। अब सालों पहले जो माहौल था वो अलग था और आज की रिक्वायरमेंट अलग है जी। तो आज की रिक्वायरमेंट, आज मानो किसी भी कॉर्पोरेट में आपको जॉब करनी हो तो आज आपकी डिग्री के साथ में एक चीज़ और मांगा जाता है, आपका स्किल क्या है। ओके, राइट, ठीक है, आपका क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आपकी ऑफिस के अंदर एंटर होने के लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। तो क्वालिफिकेशन के साथ में अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं है ना तो लोग आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। राइट। तो इसीलिए पढ़ाई से ज़्यादा मायने मैं अगर कहूँ तो आपकी स्किल है। ओके, तो आप अगर अपने स्किल को डेवलप कर सकते हो तो आपको, मुझे नहीं लगता कि एक डिग्री जो है वो आपका करियर या फिर आपका कहते हैं ना वो लाइफ का जो ड्रीम है वो पूरा कर पाएगी। तो एक डिग्री आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है वो स्किल जिसकी रिक्वायरमेंट है। एज एग्जाम्पल मानो हमारे वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं जो इंटरव्यूज़ देते हैं, उनके साथ हम बातें करते हैं तो उनको उनके ही डिग्री के बारे में, उनके ही खुद के जो उन्होंने डिग्री कंप्लीट किया उसी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। आज हो क्या रहा है कि कॉलेजेस में से लोग पास करने के लिए ना कोई जुगाड़ लगा के पास हो जा रहे हैं, रट्टा मार के या फिर यहाँ वहाँ से कुछ एडजस्टमेंट करके वो पास, उनके पास डिग्री आ गई है। लेकिन डिग्री और नॉलेज दोनों एक नहीं है। बिल्कुल ट्रू सर। तो डिग्री होना ज़रूरी नहीं है, नॉलेज होना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास नॉलेज है ना तो डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। और नॉलेज लेने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कॉलेज ही जाओ, नॉलेज लेने के लिए आप कॉलेज में जाओ ये ज़रूरी नहीं है, नॉलेज बहुत जगह से मिल रहा है जी। आज कितने सारे ऐसे लोग हैं, कितने सारे बिजनेसेस हैं जिन लोगों ने अपनी खुद की बायोग्राफी लिखी हुई है, बिजनेस के बहुत सारी किताब के बारे लिखा है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग स्किल्स के ऊपर लिखी गई किताबें, कोर्सेस में होले। तो ये सारी चीज़ें करके आप अपना स्किल बढ़ा सकते हो, अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो। डिग्री की क्या ज़रूरत? हालांकि आप डिग्री कर रहे हो वो आपके लिए एक पॉजिटिव थिंग है, लेकिन सिर्फ डिग्री से आप कामयाब हो जाओगे ऐसा नहीं। मैं बता रहा हूँ कि हमने हमारी राजकोट ऑफिस के लिए 2-4 इंटरव्यूज लिए थे और जो एचआर थे जिन्होंने MBA इन HR किया था, हमने उनको HR को लेके ही हमने उनसे पूछा कुछ सवाल कि भाई आप मुझे बताओ जॉब डिस्क्रिप्शन किसको कहते हैं, कि रिजल्ट एरिया कैसे बनता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होता है, वर्क इंडेक्स कैसे बनता है, पॉलिसीज वगैरह के बारे में बताइए, SOP, ये सारी चीज़ों के बारे में उनको कुछ नहीं आइडिया। तो मेरा सवाल ये था कि यार इन्होंने MBA किया 2 साल का HR में, लेकिन इनको वही चीज़ नहीं आ रही है जो चीज़ इन्होंने पढ़ाई की है। तब समझ में आया कि इन्होंने यार पढ़ाई की है सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। मतलब एग्ज़ाम को पास करना था, एक दिन रट्टा मार के मैंने दूसरे दिन एग्ज़ाम में लिख दिया, दैट्स इट। उसका नॉलेज, वो इन्फॉर्मेशन मैंने कभी नॉलेज में कन्वर्ट ही नहीं किया। तो आज है ना, रियली अगर आपको सक्सेस होना है, आपको किसी भी इंडस्ट्री में ग्रो करना है तो डिग्री बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं करता। तो डिग्री नहीं होगा तो भी कोई आपकी लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ता है। नॉलेज इकट्ठा करो, स्किल्स डेवलप करो। आज आपको किन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए? आज आपको नॉलेज होना चाहिए कि भाई एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है, सेल्स का नॉलेज होना चाहिए, मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए। आज के टाइम पे आपको ना अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए। आज आपके टाइम पे हाउ टू डील कॉर्पोरेट आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आपको ना पॉलिसीज के बारे में पता होना चाहिए, रूल्स के बारे में पता होना, लीगल लॉस के बारे में पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है, आपने इसकी नॉलेज कहीं से भी इकट्ठा की है तो आप अपने लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हैं। तो डिग्री आपके लाइफ में बहुत कुछ नहीं कर सकता। मतलब मैं कहूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में 100% सक्सेस है तो उसमें डिग्री शायद है ना 0.1% ही आपको कंट्रीब्यूट करता है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं कि किसी भी अनसक्सेसफुल इंसान को पूछोगे ना तो वो बोलेगा कि यार ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए डिग्री बहुत ज़रूरी है। लेकिन किसी सक्सेसफुल इंसान से पूछोगे ना कि डिग्री होने के लिए, सक्सेस होने के लिए डिग्री, तो बोलेगा बहुत ज़रूरी नहीं है। आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए और वो नॉलेज आप कॉलेज से नहीं, आप कहीं से भी ले सकते। राइट सर, बिजनेस को ग्रो करने में या बिजनेस करने में सही टीम का होना कितने मायने रखता है?
देखो बिजनेस के अंदर अगर आपको ग्रो करना है या अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे लेकर जाना है तो टीम आपका सबसे बड़ा हथियार है। जैसे कि समझो कि अगर आप किसी युद्ध में लड़ने के लिए जाते हो तो आपके लिए जो अस्त्र शस्त्र है ना वो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। ओके आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, राइट, आपके पास कितना भी स्किल क्यों ना हो, आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर आपके पास सही अस्त्र शस्त्र नहीं है ना तो आप युद्ध को हार जाओगे जी। तो इसी तरीके से बिजनेस के अंदर भी आप कितने भी टैलेंटेड हो, राइट, आप कितने भी नॉलेजेबल हो, लेकिन आपके पास अच्छे लोग नहीं है ना, अच्छी टीम नहीं है तो आपके बिजनेस को आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आज बिजनेस के अंदर अच्छी टीम का होना, कहते हैं ना, उस युद्ध को जीतने के लिए वो अस्त्र शस्त्र का होना जैसा है। तो अच्छी टीम होना बहुत ज़रूरी है। और कई बार लोग है ना इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरी प्रोडक्ट अच्छी हो जाएगी तो मेरा बिजनेस ग्रो हो जाएगा, मैं अच्छी स्ट्रेटेजी लगा दूंगा तो हो जाएगी, मैं अच्छी मार्केटिंग कर दूंगा हो जाएगा। नहीं, आपके पास अगर टीम नहीं होगी ना तो ये सारी चीज़ें आप अकेले एग्जीक्यूट कैसे करोगे? जी, आप सारी चीज़ें खुद नहीं कर सकते हो। जी, समझो एक चीज़ को, आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हम ये शूट भी नहीं कर सकते, हम बोले भी और शूट भी नहीं, हमें टीम चाहिए। एग्जैक्टली। तो इसी तरीके से बिजनेस के अंदर ना आपको टीम होना बहुत ज़रूरी है। और वो टीम को आपको ना, कई बार लोग मुझसे ये भी बोलते हैं सर टीम बनाए कैसे? तो यार बच्चा पैदा करने के लिए एक दिन के अंदर थोड़ी पॉसिबल है, उसके लिए समय लगता है, टीम बनाने में भी समय लगता है। सही बात है सर। तो आज ना आपको टीम बनानी पड़ेगी और धीरे धीरे आप एक लेवल पर पहुंचोगे जहाँ पे आपको अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे लोग आप इकट्ठे कर लोगे और वो लोग आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो टीम बहुत मैटर करता है और सबसे बड़ी चीज़ आपकी टीम ही है आपके बिजनेस के अंदर आपको ग्रो करने के लिए। तो किसी भी बिजनेस के अंदर टीम जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक एस्पेक्ट है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए। राइट सर, कमेंट में हमने और एक सवाल देखा कि जहाँ पे उनका सवाल है कि यार हम अच्छे बंदों को हायर भी कर लेते हैं, अच्छी टीम को हायर भी कर लेते हैं, उन्हें सस्टेन करने के लिए हमने बहुत सारी उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल कर पाते हैं, लेकिन शुरुआती तौर पे हम देख पाते हैं कि उनका यार उनके अंदर जोश बहुत अच्छा है, काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद, थोड़े समय बाद उनका जो जोश है, जो उत्साह है वो कम होने लगता है। उसमें क्या सर आपका सुझाव रहेगा? देखो कैसे मोटिवेट करें? ये अक्सर होता है। जैसे कि मानो आपने कोई इंटरेस्टिंग वाली चीज़ आपने शुरू की और आप लगातार किए जा रहे तो थोड़े टाइम के बाद में ना उसका इंटरेस्ट आपका कम हो जाता है। एज एग्जांपल मानो आपको खाने में मानो कि खिचड़ी बहुत पसंद है, ठीक है, और आपको खिचड़ी मिलनी शुरू हुई तो आप 2, 4, 10 दिन बड़े एक्साइटेड होकर आप खिचड़ी खाओगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसका बोरियत फील होगा जी। तो इस समय पे क्या करने की जरूरत है? टीम भी यही चीज़ है। टीम आपको ज्वाइन करती है तो आपके बारे में जानती नहीं है, राइट, तो बड़ी एक्साइटेड होती है आपके साथ काम करने के लिए, राइट, लेकिन जैसे जैसे आपके साथ जुड़ती है, आपके करीब आती है तो आपकी बहुत सारी चीज़ें उनको पता चलती है। तो जब उनको लगता है ना कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ एक्साइटमेंट नहीं बचा है, तो वो है ना उनका जोश ठंडा पड़ जाता है, वो फिर ढूंढना शुरू कर देते हैं दूसरी नौकरी। तो आपकी टीम का जोश ठंडा नहीं होने, और वो जोश ठंडा ना होने देने के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ है, वो है विज़न। ठीक है, कि आप अपने लिए 5-10 साल का विज़न बनाओ और आप उस विज़न के साथ में अपनी टीम को अलाइन करो। जैसे कि एज एग्जांपल मानो कि जब किसी एथलीट को ये सिखाया जाता है ना कि यार तुम्हें ये रेस जीतनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो रेस जीतने के लिए ये बताया जाए जब तक तुम लाइन पर ना पहुंच जाओ तब तक रुकना नहीं। सही बात है ना, ये कॉमन सेंस है जी। तो बिजनेस में भी वो लाइन बनाना बहुत ज़रूरी है कि जब तक हम इधर ना पहुंच जाए ना, अपने को रुकना नहीं। प्रॉब्लम कहाँ होती है, हम लाइन ही नहीं बनाते। अब जस्ट सोचो एक मैराथन है, ठीक है, मैराथन है जिसके अंदर दौड़ना है, कहाँ तक पहुंचना है नहीं आइडिया, तो लोग इसलिए धीरे धीरे आराम से जॉग करके जाते हैं, लेकिन 100 मीटर की दौड़ तो लोग पूरा जान डाल देते हैं और उसमें फिर ये याद नहीं आता है कि जोश ठंडा हो रहा है या एक्साइटमेंट कम हो रही है, नहीं, वो तो पूरी एनर्जी के साथ लगा देते हैं। राइट। तो आपके बिजनेस में आपकी या आपकी टीम की जो एनर्जी कम हुई है ना, या जोश ठंडा पड़ा है ना, उसका सबसे बड़ा वो लाइन है ना, आपने बनाया नहीं है। तो वो लाइन बनाना बहुत ज़रूरी है। Exactly. वो लाइन आपकी कंपनी का विजन है कि आप 5 या 10 साल के बाद में आप अपने बिजनेस को कहाँ लेकर जाना चाहते हो। और जब है ना आप ये मिशन के ऊपर काम करते हो कि यार हमें यहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है, तो लोगों को लगता है कि यार वहाँ पहुँचने के बाद हम भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे लेवल पे पहुँचेंगे जी। तो वो एक्साइटमेंट बना रहता है
सही बात है। एक्साइटमेंट बनी रहती। तो इसीलिए ना बहुत ज़रूरी है कि आपकी कंपनी का विज़न बनाओ और उस विज़न के साथ में पूरी टीम को अलाइन करो। हम किसी भी कंपनी के अंदर जब कंसल्टिंग करते हैं ना, तो कंसल्टिंग में पहला प्रोसेस हम यही डेवलप करते हैं कि आप बनाओ विज़न, क्योंकि विज़न ही नहीं बनाया तो मैं आपको बोलूँगा कि सर आप अपना सिस्टम को बनाओ, तो बोलोगे क्यों बनाओ सर, अभी सब ठीक ही तो चल रहा है। तो हम ये बोलते हैं सर विज़न जो बनाया है उसको पूरा करने के लिए ये सिस्टम रिक्वायरमेंट है। राइट। तो इसीलिए आपका विज़न होना बहुत ज़रूरी है और विज़न होगा तो ही आपकी टीम आपके कंपनी में जोश के साथ आएगी। आज सोचो ना, जैसे मैं किसी वीडियो के अंदर बात कर रहा था कि अधिकतर जो जॉब करने वाले लोग हैं ना, उनका सबसे खराब दिन या कहते हैं ना सबसे नापसंद किए जाने वाला दिन पता है कौन सा है? मंडे। सबसे नापसंद किया जाने वाला जो दिन है वो मंडे है। क्यों? क्योंकि संडे के माहौल में होते हैं, मज़ा आया, सैटरडे संडे एंजॉय किया, ठीक है, मंडे यार फिर से जाना है। तो जब एक्साइटमेंट नहीं होगी ना तो आपको बड़ा आलस लगेगा। राइट। आपको बड़ी कहते हैं ना वो गंदी वाली फीलिंग है, अरे फिर वही जाना है, फिर वही ऑफिस, फिर वही काम, फिर वही बॉस, फिर वही प्रोसेस, फिर वही सिस्टम। तो एक्साइटमेंट ही नहीं है। एग्जैक्टली। और आप देखोगे ना ये उसी कंपनी के अंदर होता है जिस कंपनी का विजन नहीं बना हुआ है। अब जैसे कि समझो ये दिवाली है, ठीक है, अगर दिवाली के अंदर आपने टारगेट नहीं बनाया है कि इस दिवाली से पहले हमें इतना काम करना है, तो लोग बोलेंगे यार दिवाली का दिन कब आए, दिवाली का दिन कब आए, ये सब चीज खत्म। लेकिन है ना, जब है ना आपका टारगेट बना हुआ है, आप एक्साइटेड हो, तो आप सोचोगे ना यार दिवाली का दिन आने वाला है, एक दिन और चला गया, अब और काम करना पड़ेगा, एक दिन और चला गया, और मेहनत करनी पड़ेगी। वो एक्साइटमेंट बना रहता है। तो वो एक्साइटमेंट बना रहने के लिए वो लाइन बनाओ, वो विज़न बनाओ आपकी कंपनी का कि आने वाले 5-10 सालों के बाद में हमें कहाँ जाना है। और अगर हम ये कर सकते हैं ना तो आपकी टीम कभी ठंडी नहीं पड़ेगी, आपकी टीम का जोश कभी ठंडा नहीं पड़ेगा और आपका भी नहीं पड़ेगा। तो जिन्होंने ये सवाल पूछा उनको आप बोलिए कि सर अपनी कंपनी का विज़न बनाइए और विज़न को ना लॉन्च कीजिए ऑफिशियली पूरी टीम के सामने। राइट। कि हम आने वाले 5 या 10 साल में ये करने वाला है। देखो आपकी टीम का जोश कितना बढ़ जाएगा। सही बात है, आप कर सकते हैं ये चीज़। सर और एक सवाल था हमारा टीम को लेके कि सही टीम बनाने के लिए हमें लोगों को कैसे चुनना चाहिए? ये एक बहुत कॉमन सा सवाल है कि लोगों को हमें ढूंढना कैसे है, उनका इंटरव्यू कैसे लेना है। हमने कभी थोड़े टाइम पहले हमने एक ऑनलाइन कोर्स करवाया था, टीम मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसके अंदर मैंने ये 7 टॉपिक के ऊपर बात किया कि भाई आपको ना पहले तो ढूंढना कैसे है और कहाँ से ढूंढना है, ठीक है। दूसरा, उनका इंटरव्यू कैसे लेना है, जी, ठीक है। तीसरा, उनकी ज्वाइनिंग कैसे करवानी है, ठीक है। ज्वाइनिंग होने के बाद में उनको ना आपको ट्रेनिंग कैसे करनी है, जी। ट्रेनिंग होने के बाद में फिर आपके टीम को आप है ना ग्रोथ कैसे करोगे, राइट। और 7वां स्टेप था कि भाई आप उनको सस्टेन कैसे करो लंबे समय तक। ये 7 स्टेप के अंदर मैंने बताया था। तो उसमें ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार मैं लोगों को देखता हूँ ना, जो खास करके छोटे बिजनेसेस हैं, जो MSMEs में हैं, वो इंटरव्यू ही नहीं करते। अपने जिस टीम को लेना उसका इंटरव्यू ही नहीं करते हैं, राइट। जैसे कि एज एग्जांपल पता है छोटे बिजनेस के अंदर टीम कैसे हायर होती है, सर मेरे वो दोस्त के भाई का लड़का है, आप जरा रख लेना। बिल्कुल। हम क्या करते हैं, ठीक है, ऐसी प्रोसेस होती है, जर्नली इस तरीके से रखते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ट्रस्ट में रखा जाता है, ट्रस्ट पर रखा जाता है। तो ये ट्रस्ट की जगह ना ये प्रोसेस होना चाहिए कि मानो मैंने कोई भी इंटरव्यू के लिए, मैंने किसी भी पर्सन को हायर करने के लिए मैंने प्लान बनाया कि मुझे XYZ पर्सन मुझे हायर करना है, तो मैं सबसे पहले उस बंदे को सही कैपेबिलिटी वाला कौन सा बंदा है वो ढूंढूं। एग्जैक्टली। मानो मुझे सेल्स वाला बंदा चाहिए, तो सेल्स के अंदर मुझे कौन कौन सी चीजें उसके अंदर चाहिए, एग्जैक्टली। तो वो एबिलिटी मैं पहले फाइंड आउट करूँ। True. तो अगर मानो मैं टीम हायर कर रहा हूँ तो पहले मेरे पास पता है कि इस पोस्ट के लिए मुझे ऐसी एबिलिटी वाला बंदा चाहिए, तो मैं उसी बंदे का इंटरव्यू लूंगा जिसके अंदर वो एबिलिटी होगी, राइट। तो जर्नली जो गलतियां करते हैं लोग ना, वो हायरिंग करने में या ढूंढने में गलतियां करते हैं। अब एज एग्जाम्पल मानो कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपको एक पनीर की सब्जी बनानी है, तो सबसे पहले क्या जरूरी है कि भाई पनीर के अंदर सब्जी जो बनेगी उसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या चाहिए, राइट। सेम चीज़ आपकी टीम के लिए कि आपको कैसा बंदा चाहिए।
उस बंदे के अंदर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस किस चीज़ का होना चाहिए, कौन सा स्किल होना चाहिए उसके अंदर, उसकी क्या एबिलिटी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें पहले आप पता करो जी। फिर आप लोगों को ढूंढो। दिक्कत क्या होता है पता है, हम पहले लोगों को ढूंढ लेते हैं और बाद में उसके अंदर वो चीज़ ढूंढते हैं कि नहीं, अरे कहाँ से मिलेगा। राइट। तो हायरिंग करते समय ज़्यादा गलतियाँ करते लोग। तो पहली चीज़, हायरिंग करते समय मैं कहूँगा कि आप जब भी आप टीम बनाने की सोच रहे हो, आप टीम ढूंढने के लिए आप प्लान कर रहे हो, तो सबसे पहले आप प्रॉपर इंटरव्यू लो। और उस इंटरव्यू के अंदर 2-4 सवाल ऐसे पूछे ताकि आपको समझ में आए कि यार ये बंदा मेरे वहाँ चलेगा कि नहीं। वो सवाल कैसे होने चाहिए। एज एग्जांपल, जनरली हमारे वहाँ पे हम इंटरव्यू लेते हैं तो हम उनसे पूछते हैं आपके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताओ। राइट। ताकि वो अपनी फैमिलीज के बारे में बताए, अपने रिलेटिव के बारे में बताए, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में बताए। इन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं ताकि उससे बैकग्राउंड पता चले। दूसरी चीज़, उस बंदे से हम पूछते हैं कि भी आपको ये पोस्ट अगर चाहिए तो इस पोस्ट के लिए कौन कौन सी एबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, आप बताओ जरा। एज एग्जाम्पल मानो किसी सेल्स वाले पर्सन को हम हायर कर रहे थे, हम उनसे सवाल पूछे आप बताओ एक सेल्समैन के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। उसको पता चलता है, इससे इस सवाल से पता चलता है वो जो बता रहा है उसको उसके बारे में नॉलेज है कि नहीं है। राइट। तो जर्नली गलतियां जो दो तरीके से लोग करते हैं टीम हायर करने में, एक तो किसी का रेफरेंस लेके हायर कर लिया True. बिना इंटरव्यू लिए, ठीक है, और दूसरा किसी बड़ी कंपनी से हायर कर लिया। राइट। ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है कि मानो किसी बड़ी कंपनी के अंदर कोई बंदा काम कर रहा है और उसको आप हायर कर रहे हो, तो आप है ना उसके साथ प्रोसेस में नहीं जाओगे ना, वो बंदा आपके बिजनेस का बहुत नुकसान करेगा। आपने क्यों हायर किया, क्योंकि वो बड़ी कंपनी में काम करता। अरे वो बड़ी कंपनी का एक छोटा सा बंदा है जी, समझो इस चीज को। वो बड़ी कंपनी का एक छोटा सा बंदा है, उसको सब नहीं आता होगा। और हो सकता है कि वो बंदा आपके वहां आना चाहता है लेकिन आपने सही प्रोसेस उसको नहीं आप हायर कर पाए, जिसके कारण आपने गलती कर दी। अब मानो किसी बड़ी कंपनी में काम करता है, तो मैं जब उसके साथ इंटरव्यू करने बैठूंगा ना, जनरली जो बैठते हैं तो वो डर जाते हैं, अरे ये बड़ी कंपनी है, इसको तो सब पता होगा, इससे ये सवाल कैसे पूछूं कि तुम्हें क्या क्या आता है, इससे ये सवाल थोड़ी पूछ सकता हूँ तुम्हारी फैमिली के बारे में बताओ, ये इसको तो सब पता नहीं, बहुत कुछ नहीं पता होता उनको। ये एक डर, एक भ्रम होता है हमारा, कि हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि इसको सब आता है, इसको सब पता है, इसको सब चीज़ें क्लियर है, और ये भ्रम के कारण ना हम गलत प्रोसेस से उसको हायर कर लेते हैं। और वो हायर करने के बाद में फिर हम पता चलता है अरे यार इसको तो बेसिक चीज़ें भी नहीं आती है। तो आपका सैलरी गया, आपका टाइम गया जी, ठीक है, आपकी एनर्जी गई। सही बात है। तो आप उसको गलत तरीके से हायर करके अपनी कंपनी का नुकसान करोगे। तो दोनों जगह पे गलती मत करो कि रेफरेंस में कोई बंदा है तो उसके कहने से आपने ले लिया, ऐसा मत करो। और कोई बड़ी कंपनी के अंदर जॉब कर रहा है, उसकी बड़ी कंपनी को देखकर मत हायर करो। इंटरव्यू प्रॉपरली करो, इंटरव्यू करो, उसको प्रॉपरली ऑफर लेटर भेजो, उसका प्रॉपरली ज्वाइनिंग करवाओ, उस बंदे की प्रॉपरली ट्रेनिंग करवाओ, उस बंदे का प्रॉपरली ग्रोथ प्लान बना के दो। ये पूरा प्रोसेस बनाओ। अगर ये पूरा प्रोसेस बना के हम काम करते हैं तो आप एक अच्छी टीम बना सकते हैं। तो ये गलतियां हम करने से बचें ताकि हमारे बिजनेस का नुकसान ना हो। राइट। तो टीम बनाने के लिए ये चीज़ कर सकते हैं। सर बॉन्ड बनाना ज़रूरी है टीम का। अगर टीम को लंबे, हम सोचते हैं बिंग ऑनर की यार हमारी टीम हमारे साथ ज़्यादा लंबे समय तक टिके रहे, तो क्या उनके साथ हमें एग्रीमेंट साइन करवाने की रिक्वायरमेंट होती है? देखिए, एग्रीमेंट साइन करवाने की रिक्वायरमेंट होती भी है, नहीं भी होती है, ठीक है। आप जनरली क्या होता है, बॉन्ड जब शब्द आप सुनते हो ना, तो बॉन्ड से एक नेगेटिव शब्द जुड़ गया है, बिल्कुल, ठीक है। बॉन्ड का मतलब ये हो गया लोगों का मानना कि भाई बांध लिया मेरे को, 3 साल 5 साल का बॉन्ड करवा लिया तो 3 साल 5 साल मैं छोड़ ही नहीं सकता हूँ। तो कंपनी को भी ये कि मैं निकाल नहीं सकता हूँ, और स्टाफ मेंबर को भी ये कि मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है। बॉन्ड की जगह आप बॉन्डिंग बनाओ ना स्टाफ के साथ। राइट, समझो इस चीज को। आपके एक एग्रीमेंट से कोई बंदा नहीं रुकेगा। आपने एक एग्रीमेंट बना लिया कि भी आप मेरे यहाँ 3 साल रुको, वो बंदा बोलेगा कोई बात नहीं, मेरा थोड़ा नुकसान होगा ना, चलेगा, मैं नहीं काम करूंगा, तो आप क्या करोगे? अब एक बंदे के लिए आप कोर्ट में तो जाओगे नहीं। ट्रू, समझो चीज को, है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप बॉन्ड की जगह बॉन्डिंग बनाओ। जैसे मैंने बताया कि कल्चर,
कल्चर बनाओ, टीम को एज अ पार्टनर ट्रीट करो, टीम को ग्रोथ करने के लिए प्लेटफॉर्म दो, टीम को ना थोड़ा सा एक्साइटमेंट बनाए रखने के लिए उनके लिए विज़न बनाओ। ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो हमारी टीम का बंदा हमारे वहाँ लंबे समय तक काम करता है। आज जैसे मानो कि यहाँ से मानो कि कोई अमेरिका जाके काम करता है ना, तो अमेरिका में क्या है कि भाई वहाँ पर इस तरीके से कंपनी ने अपना नाम बनाया, ब्रांड बनाया कि लोग ही नहीं छोड़ के आना चाहते। बिल्कुल, समझो आज मानो कि टाटा की कोई कंपनी है तो प्राउड फीलिंग होती है, टाटा में काम करते हैं, भले सैलरी थोड़ी कम है लेकिन प्राउड तो है, प्राउड तो लोग छोड़ते नहीं हैं। और कई बार ऐसी कंपनियां बहुत सारी है, सैलरी बहुत ज़्यादा है लेकिन ऐसे छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग नहीं है। बॉन्डिंग नहीं। तो मेरा कहना है कि बॉन्ड मत बनाओ, बॉन्डिंग बनाओ। और अगर आप बॉन्डिंग बनाते हो तो आपके वहाँ पर आप अपनी टीम को लंबे समय तक टिकाए रख सकते हो और वो आपकी कंपनी को बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो करेगा। क्योंकि बॉन्डिंग बन जाती है ना, तो लोग अपना फीलिंग करते हैं। आज समझो एक चीज़ को, आज बहुत सारे लोग रेंट पर रहते हैं, ठीक है, तो अगर रेंट का एग्रीमेंट बना हुआ है ना, तो इससे आपका घर सुरक्षित ऐसा ज़रूरी नहीं है। राइट। आपके ऑनर का और रेंट वाले पर्सन का रिलेशन कैसे है, अगर दोनों का रिलेशन अच्छा है ना, तो रेंट वाले का जो घर है ना वो भी सुरक्षित रहेगा और उसका पैसा भी सुरक्षित रहेगा। तो एग्रीमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो रिलेशन के ऊपर रखिए। ट्रू। तो बॉन्ड की जगह अगर बॉन्डिंग के ऊपर काम करेंगे तो मेरे हिसाब से आपकी टीम लंबे समय तक काम करेगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सारे सवालों का जवाब दिया। आई होप कि हमारे दर्शकों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी, उनके सारे सवालों का जवाब उन्हें मिला होगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।